बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा लास्ट पार्ट है स्टेप 12 का, नोटबुक 12 का। इसके बाद हमारी नोटबुक 12 कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह अब हम लोग स्टेप 13 यानी नोटबुक 13 स्टार्ट करेंगे। सही है। नोटबुक 12 के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें थी, जैसे गेटर हो गया, सेटर हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डंडर मेथड। इनको हमने समझना था। ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं तो हम इनको देख लेते हैं। देखिए गेटर और सेटर क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। इनकैप्सुलेशन के अंदर आपने देखा था मॉडिफायर्स, यानी हमारे प्रोटेक्टेड वेरिएबल थे, पब्लिक वेरिएबल था, प्राइवेट वेरिएबल थे। तो उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल था जो कि हमारा क्या था, जिसको हम बाहर यानी अपनी क्लास के अंदर या सब क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ता था जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वही जो है ना, हमारे पास जो मेथड होता था जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते थे, वो हमारे पास गेटर कहलाता है। सही है। तो अब हम उसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो गेटर और सेटर दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस और अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। अब जो गेटर है ना, गेटर फंक्शन जो है वो प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करता है, यानी रिटर्न करता है। यानी जब भी कोई उस मेथड को, गेटर वाले मेथड को कॉल करेगा, तो उसको क्या होगा, हमारा जो भी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, वो उसको गेट कर लेगा, यानी एक्सेस कर लेगा उस मेथड के थ्रू, जो हमने बात भी की थी इनकैप्सुलेशन के अंदर। सही है। तो यही हमारा गेटर कहलाता है। और सेटर मेथड क्या होता है हमारे पास, ये जो है ना, हमारे प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता है, यानी अपडेट करता है। अब प्राइवेट डाटा है ना, तो उसको इजीली कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता है। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास गेटर मेथड होता है कि उसको कोई भी अगर हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो वो गेटर मेथड के थ्रू गेट कर सकता है। और इसी तरीके से अगर वो उसको अपडेट करना चाहता है, यानी जो भी वैल्यू उसको उसने अपडेट करना है, तो वो प्राइवेट हमारी वैल्यू है, उसको कोई ऐसे नहीं अपडेट कर सकता, ऐसे ही कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी एक मेथड बनाया गया है सेटर के नाम से, जो क्या करेगा, उस मेथड को कॉल करके उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल करके देखते हैं इसकी। जैसे यहाँ पे मैं एक क्लास बनाती हूँ सिंपल स्टूडेंट के नेम से। सही है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली, उसके बाद सिंपल हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जो कि हमारा है इनिट। सही। कंस्ट्रक्टर आ गया, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी नेम के नाम से, जिसको मैंने प्राइवेट बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं आई सेल्फ डॉट, और प्राइवेट जब भी हमने वेरिएबल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा प्राइवेट वेरिएबल बन जाता है। तो इससे हमारे डबल अंडरस्कोर से क्या हो गया, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल बन गया, यानी इसको कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता है हमारी बगैर परमिशन के। ठीक है। ये हो गया प्राइवेट वेरिएबल। सही। प्राइवेट वेरिएबल बन गया। अब इसके लिए अगर किसी को हमारा ये वेरिएबल एक्सेस करना है इस क्लास से बाहर, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा, और वो तरीका क्या होता है, एक मेथड होता है। कौन सा मेथड, गेटर मेथड, जिसके थ्रू कोई भी हमारे इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है क्लास से बाहर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं गेटर मेथड। सही। तो यहाँ पे हम आए, अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने लिखा डेफ गेट नेम। सही। किसी भी नेम से आप बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी, आपको जिस नेम से भी मेथड बनाना है आप बना सकते हैं। हमने दे दिया सेल्फ। सही। अब गेटर मेथड में होता क्या है, हम करते हैं रिटर्न। भाई क्या रिटर्न कर रहे हो, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट, और ये आ गया नेम। सही है। तो अब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो उसको रिटर्न मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट क्या है, सेल्फ डॉट नेम, यानी ये वाला हमारा प्राइवेट वेरिएबल। तो जब भी आपको गेटर मेथड बनाना होगा, यानी आप चाहते हो कि आपकी क्लास से बाहर कोई भी बंदा आपके प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सके, गेट कर सके, तो उसके लिए गेटर मेथड बनाना पड़ेगा। और गेटर मेथड में क्या होता है, सिंपल आप अपने प्राइवेट वेरिएबल को रिटर्न करवा देते हो। तो जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा गेट नेम वाले को, तो उसको हमारा प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था गेटर मेथड का। इसी तरीके से सेटर मेथड पे आ जाते हैं। तो सेटर मेथड क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी इजीली हमारे इस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सके। ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं हटाती हूँ, गेटर मेथड को हम साइड में रखते हैं। पहले हम सेटर जो है ना उसका आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया पहले स्टूडेंट का,
स्टूडेंट, हमारी क्लास आ गई। क्लास आई तो कह रहा है आपने एक पैरामीटर दिया, आर्ग्यूमेंट पास करें। मैं यहाँ पे कोई नेम दे देती हूँ, जैसे मैंने अली दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी प्राइवेट जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी एस डॉट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एस डॉट नेम करूंगी ना तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। इस पॉइंट पे वो मुझे क्या दे देगा, इस पॉइंट पे वो मुझे एरर दे देगा कि नहीं भाई ये आप आउटपुट नहीं ले सकते हो। सही है, लेकिन मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको अपने मेथड के थ्रू एक्सेस करूंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल जो हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं ना, जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है। लेकिन ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, इसको हम डॉट लगा के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक तरीका बनाया है, एक मेथड बनाया है कि भाई अगर किसी को भी ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले वो क्या करे, इस मेथड को कॉल करे, तब जाके उसको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने मेथड को कॉल करेंगे, जो कि हमारा मेथड है किस नेम से, गेट नेम के नाम से। और हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा सॉरी, इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं आउटपुट देगा। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं प्रिंट, सही। और अब चलाते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देगा। ये देखिए क्या दे दिया इसने, अली। सही है, यही चीज अगर मैं क्या करती, मैं अपना मेथड नहीं लगाती, ठीक है, मैंने मेथड नहीं लगाया, मैं डॉट के साथ डायरेक्ट क्या करती, अंडरस्कोर अंडरस्कोर और नेम लगाती, तो देखिए मुझे क्या दे देता। क्लियर करते हैं पहले, देखिए एरर दे दिया, कह रहा है एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। वो उस प्राइवेट वेरिएबल को शो ही नहीं करा क्योंकि वो प्राइवेट है ना, उसको क्लास से बाहर। अब हमारी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्राइवेट होती है, हमने किसी को नहीं बतानी होती, तो हम वो उससे छुपा के रखते हैं ना। तो इसी तरीके से क्लास क्या करती है, हमारे प्राइवेट वेरिएबल को क्लास से बाहर छुपा के रखती है। तो इसलिए हमारे पास कोई इस नेम का वेरिएबल आ ही नहीं रहा, तो हम इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक तरीका बना दिया, जो कि क्या है, हमारे पास गेटर मेथड। जिसको भी अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ हमारे मेथड को कॉल करेगा और फिर उसको ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हमारी इजीली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया गेटर मेथड। सही, गेटर मेथड आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है हमारे पास दूसरी, कि हम इसको अपडेट किस तरीके से करें। सही है, तो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्ट जैसे एक्सेस नहीं कर पा रहे तो हम इसको अपडेट भी नहीं कर सकते। तो अपडेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड बनाना पड़ता है। सही है, तो हम यहाँ से एक जैसे हमने ऊपर बनाया गेटर मेथड वैसे ही बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा डेफ, और इसको नेम दे देते हैं सेट नेम, यानी हम कोई न्यू नेम देना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, सॉरी अली को। तो हमने लिखा सेल्फ। सेल्फ के बाद यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले से जो आपका वेरिएबल मौजूद है आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी अली की जगह आप कोई नया नाम देना चाह रहे हैं चेंज करके। तो वो नया नाम भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, तो उसके लिए आपको एक न्यू पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू नेम। सही है, किसी भी नेम से हम बना लेंगे इसको। और फिर उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम अपना वेरिएबल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम, ने प्राइवेट वेरिएबल को दिया और यहां से हम लिख देंगे न्यू नेम। सही हो गया, यानी हमने उसको बोल दिया कि भाई अब क्या हो, जो भी इंसान, जो भी पर्सन हमारा क्या करे, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल करे। ठीक है, इस मेथड को कॉल करेगा तो उसके पास एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है। अब जब वो आर्ग्यूमेंट मांगेगा ना तो उस आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें एक नेम देना पड़ेगा। कौन सा नेम, जो हम अपडेट करवा के रखना चाहते हैं, जो नया नाम रखना चाहते हैं। वो नेम जैसे ही हम देंगे तो वो नेम यहाँ पे स्टोर होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इक्वल हो जाएगा सेल्फ डॉट नेम के, यानी हमारे प्राइवेट वेरिएबल के नेम में। तो इस हिसाब से हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल का पुराना नाम था वो चेंज होके न्यू नेम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसको हम चला के देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉमेंट कर देती हूँ। अब हमने अपना जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस करना है। इसको हम रहने देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसलिए हमने इसको रहने दिया। अब क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ अपने सेट नेम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद यहाँ पे देखें आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, कह रहा है भाई आपने इसके अंदर एक पैरामीटर बनाया न्यू नेम के नाम से, तो उसका आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर दो। अब जैसे पहले अली नेम था ना, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अहमद। सही है, तो मैंने क्या लिख दिया, अहमद लिख दिया। अब अहमद इस न्यू नेम में जाके सेव हुआ होगा और ये न्यू नेम किसके इक्वल हो गया, हमारे सेल्फ डॉट
नेम के, यानी हमारे प्राइवेट वेरिएबल के। तो हमारे प्राइवेट वेरिएबल का नेम अब अली से चेंज होके क्या बन गया, अहमद बन गया। हमने इसको अपडेट कर दिया। अब अगर मैं इसको गेट करके देखूं, यहाँ पे मैंने सिंपल वही अपनी लाइन चलानी है, ये वाली कॉपी किया हमने और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। सही है, उसी तरीके से हम गेट करेंगे। यहाँ पे गेट नेम वाला मेथड हमने लिखना है, क्योंकि जब भी हमें गेट करना होगा, रिटर्न करनी होगी कोई चीज़, तो हमें गेट नेम वाला मेथड ही चलाना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पे देखती हूँ, तो अब देखिए नेम क्या आ रहा है मेरे पास, अहमद। तो इसका मतलब क्या है, मेरी वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो गेटर और सेटर का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपको अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को क्लास से बाहर एक्सेस करना हो, गेट करना हो, तो आप गेटर मेथड बनाते हैं। सही है, और जब भी आपको अपनी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाना हो, तो आप सेटर मेथड बनाते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा गेटर और सेटर को लेके। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अभी हम कर लेते हैं। पहले डंडर मेथड को समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक आता है स्पेशल डंडर मेथड। ठीक है, इसको स्पेशल डंडर मेथड भी कहते हैं, स्पेशल मैजिक मेथड भी कहते हैं, एक ही बात है। डंडर का क्या मतलब होता है, डंडर का मतलब है डबल अंडर स्कोर। ठीक है, डबल अंडर स्कोर, यानी यही वाला डबल अंडर स्कोर। ये आप इनट देख रहे हैं, इसके अंदर डबल अंडर स्कोर स्टार्ट में भी लगा हुआ है, एंड में भी लगा हुआ है। तो ये जो डबल अंडर स्कोर होता है ना, इसको डंडर कहते हैं। तो डंडर मेथड्स मीन ऐसे मेथड जो डबल अंडर स्कोर के साथ हमारे पास आते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए जो डंडर मेथड है ना, ये क्लास के अंदर लिखे जाते हैं और डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर के साथ एंड हो जाते हैं। सही है, तो इससे आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इनिट है हमारा, वो कौन सा मेथड है, हमारा डंडर मेथड है, मैजिक मेथड है ना। डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो रहा है, डबल अंडरस्कोर के साथ एंड हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी मेथड्स है। जैसे कल हमने str देखा था डिस्प्ले के लिए, जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे, तो उसके बाद हमने जब डिस्प्ले लेना था तो हमने str का यूज किया था। वो भी हमारा डंडर मेथड था, क्योंकि str से पहले भी डबल अंडरस्कोर थे और बाद में भी अंडरस्कोर थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, लेंथ का मेथड है, और भी बहुत सारे डंडर मेथड्स हैं। तो हमने अभी तक इनिट और str देखा है। तो इन शॉर्ट जो डंडर मेथड होते हैं, मैजिक मेथड होते हैं, वो कौन से मेथड्स होते हैं, जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से एंड हो जाते हैं। सिंपल। तो ये डंडर अंडरस्कोर का डंडर मेथड का कॉन्सेप्ट था, जो हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अब बात आ जाती है लास्ट, हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक तो आपने एक कंस्ट्रक्टर देख लिया यहाँ पे, ये क्या होते हैं, हमारे कस्टम कंस्ट्रक्टर होते हैं। सही है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ऑब्जेक्ट बनाता है। सही है, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हम बनाते तो हैं, लेकिन उसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देते, वो सिर्फ सेल्फ के साथ रहता है। सेल्फ तो डिफॉल्ट होता है ना ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो सिर्फ सेल्फ के साथ रहता है, उसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते। जैसे अब ये वाला कंस्ट्रक्टर है हमारा, तो ये जो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है, ये हमारा डिफॉल्ट नहीं है, ये कस्टम है। क्यों कस्टम है, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है अपनी मर्जी का। सही है, तो ये एक भी हो सकता है, दो, तीन, जितने आपकी मर्जी हो आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कस्टम कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लेकिन अगर इसमें से मैं ये नेम हटा दूँ, सिर्फ सेल्फ रहे मेरे पास, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारे पास ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है। सही है, यानी जिसका हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना होगा। इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। हमने एक क्लास बनाई डॉग के नाम से। सही, उसके अंदर मैंने ले लिया डेफ, सॉरी, इनिट। सही, अब देखिए ये क्या है, मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रही, ये सेल्फ है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। अब मुझे अगर कोई चीज चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अननोन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई, मैंने लिखा सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू 0। सही, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पे मैंने जब अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, तो उसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं सेल्फ किसको रेफर कर रहा, ऑब्जेक्ट को। मैंने सेल्फ डॉट नेम के नेम से एक वेरिएबल बना दिया अपना, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू भी स्टोर करा दी। इसी तरीके से सेल्फ डॉट एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है।
ठीक है। जब भी हम पैरामीटर देते हैं तो पैरामीटर में क्या होता है, आपने देखा था जब हम यहाँ पे देखें, कस्टम की एग्जांपल देख लें, हम पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर देने के बाद यहाँ पे हम उसका वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे इक्वल्स कर देते हैं उसको अपने पैरामीटर के, और फिर जब भी हम क्या करते हैं, हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पे हमसे एक आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने ऊपर एक पैरामीटर बनाया था तो लाजमी मुझसे एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा कि भाई इसके अंदर कोई नाम लिखे, आपने एक पैरामीटर दिया उसका आर्ग्यूमेंट पास करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डायरेक्ट वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर देखें हम डायरेक्ट वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, यानी ये बाय डिफॉल्ट है। ये खुद ही जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो उसके अंदर नेम के साथ खुद ही हमारे पास अननोन एक्सेस हो जाएगा और एज के साथ 0 एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं बनाया तो वो हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं मांगेगा। और ये हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे सेट कर दी हैं, नेम के साथ अननोन और एज के साथ 0। तो जब भी हम नेम को एक्सेस करेंगे तो वो अननोन देगा, एज को एक्सेस करेंगे तो वो 0 देगा, लेकिन कभी भी वो हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं मांगेगा। ठीक, जैसे अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ अपना डॉग का, सही है। अब देखिएगा मैंने जैसे ही किया यहाँ पे देखिए मुझसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मांग रहा, जबकि जब हम यहाँ पैरामीटर दिया होता है तो यहाँ हमसे कहता है कि भाई आपने इस नेम से पैरामीटर दिया उसका आर्ग्यूमेंट पास करें, लेकिन यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मांगा हमसे, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ अपने, प्रिंट डॉग, मैं अपने डॉग वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाती हूँ तो हमारे पास ये क्या आउटपुट देगा, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, इसको हम डॉग डॉट प्रॉपर्टीज को इसकी एक्सेस करते हैं, हम वेरिएबल्स को डॉग डॉट नेम के साथ चलाते हैं तो ये देखिए अननोन दे दिया इसने। और इसी तरीके से मैं प्रिंट डॉग डॉट एज चलाऊंगी तो ये मुझे 0 दे देगा। देखा आपने, नेम के साथ अननोन दे दिया और एज के साथ उसने 0 दे दिया। तो ये क्या था, हमने डिफॉल्ट वैल्यूज वहां पे सेट कर दी थी। तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यही होता है कि जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई पैरामीटर नहीं देते, जिस जिस क्लास का, यानी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो ऑब्वियसली जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मांगेगा। और ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए इनको जब भी आप एक्सेस करोगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो आपने यहाँ सेट की होंगी वो वही आपको डिस्प्ले करके देगा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिनके अंदर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते, कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ता, जो डिफॉल्ट वैल्यूज आपने दी होती हैं वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है। तो ये हमारे पास था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहीं पे हमारी जो नोटबुक 12 है फाइनली वो एंड होती है, हमने सारी A to Z चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर यही कहूँगी कि वाइवा सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी होगी, डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, नहीं, आपसे कुछ ना कुछ कोड से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप कोई प्राइवेट वेरिएबल बना के दिखाएं, उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे अपडेट कर सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और कोड भी लिखवाया जा सकता है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है लाजमी, ठीक है। तो वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी प्रैक्टिस सही से हो जाए, बाकी मेहनत आप लोगों की है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।